अपन ने बात करी टी आई आर और क्रिटिकल एंगल, टी आई आर और क्रिटिकल एंगल, टी आई आर और क्रिटिकल एंगल पे अपन ने बात करी, टी आई आर और क्रिटिकल एंगल पे अपन बात करते हैं। अपन ने बोला था भाई टी आई आर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बोलो क्लियर है। फिर मैंने आपको रेयर से डेंसर की कहानी सुनाई थी, जिसमें डेंसर से रेयर की कहानी सुनाई थी, फिर मैं उसमें आपको एक ग्राफ बनवाया था डेल्टा और आई का, वहां तक की बात अपन कर चुके थे। और आगे थोड़ी सी बात करते हैं, अगर अपन टी आई आर और डेल्टा और इसकी बातें करें तो कैसे अपन कर सकते हैं, सुने ध्यान से, इस पे सवाल करते हैं। मान लो टी आई आर पे अपन बात करें कि मान लीजिए आपका एक ऐसे कोई प्रिज्म टाइप चीज है, इसका एंगल फाई है, स्टैंडर्ड एग्जांपल n बराबर √2 है, n बराबर √2 है। चलिए भाई मान लीजिए कि एक रे ऐसे आई बिल्कुल सीधे, एक रे ऐसे आई बिल्कुल सीधे, जो रे ऐसे आई बिल्कुल सीधे वो सीधे गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई भी 0 तो आर भी 0। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे टी आई आर हो जाएगा अगर बाहर बने तो? अरे यार हाँ ना बोल। मान लो मैं आपको बोलूँ कि पी क्यू आर अपना एक जो भी अपने को मानना हो, प्रिज्म जो भी मानना हो मान लो, प्रिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक सवाल करा रहा हूँ। पूछा गया फाइंड रेंज ऑफ फाई, फाइंड रेंज ऑफ फाई, रेंज समझते हो सब लोग, सच दैट रे ऑलवेज शो, सच दैट रे ऑलवेज शो टी आई आर एट क्यू आर, सच दैट रे ऑलवेज शो टी आई आर एट क्यू आर। करिए सवाल, सच दैट रे ऑलवेज शो टी आई आर एट क्यू आर, n√2। सिंपल सी बात, अगर अपन ध्यान देंगे तो क्रिटिकल एंगल कितना, ये तो समझ आ रहा है, साइन सी बराबर छोटा वाला अपॉन, इसमें कोई दोहराए वाली बात। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अपन ने ऐसे लिख दिया साइन सी बराबर छोटा वाला अपॉन। अच्छा भाई ये बात अपने क्लैरिटी समझ में आ गई। अब अपन थोड़ी सी और बातें करते हैं। n = √2, n = 1, r p q r, ठीक। आप सुन, अगर बोला कि यहाँ पे टी आई आर होना चाहिए, मतलब ये वाली एंगल, यानी कि ये एंगल फाई, तो ये एंगल कितना, ध्यान दे, ये ऐसे रह गई तो 90। अरे यार हाँ ना बोल, ये फाई तो ये भी फाई, ये अगर टी आई आर होना है तो 90 - फाई सी से बड़ा होना, 90 - फाई सी से बड़ा होना, लॉजिकल बात है। अगर रे को हमेशा अंदर रहना है तो 90 - फाई शुड बी ग्रेटर देन सी, और सी कितना 45। अरे आवाज ही नहीं आया यार, बस तो सिंपली फाई इज लेस देन 45, खत्म। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, 90 - फाई सी से बड़ा होना, तो लॉजिकल बात है। 45 से क्यों बड़ा, 45 कोई स्टैंडर्ड एंगल है या इसका क्रिटिकल एंगल, इसका क्रिटिकल। अंदर रहना है तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना, सिंपल, खत्म। एक और अच्छा सवाल कराता हूँ, आइए। क्रिटिकल एंगल काफी अच्छे सवाल करते हैं, हो सकते हैं, और आपको शीट में मिलेंगे, 2-3-4 अपन क्लास में कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, बाकी प्रैक्टिस में आपको काफी मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। खैर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, तो ऐसे में डरना है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है, उसे समझो बस। मान लीजिए एक सिलेंडर लो, क्या लो, एक ग्लास का सिलेंडर लो, उसके 4 टुकड़े कर लो ऐसे। अरे यार, एक सिलेंडर लो ग्लास का, उसके क्या कर लो, 4 टुकड़े। बोलो कर सकते हैं क्या? मान लो उसके 4 टुकड़े करके ऐसे रख दें, एक जो टुकड़ा है वो ऐसा है, समझ में आ रहा है टुकड़ा कैसे? अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात। अच्छा ठीक भाई ऐसा है। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ, और मान लीजिए कि इसको ऐसे 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 ये रखा गया है, और इसका रेडियस है r, कितना है, इस सिलेंडर का रेडियस r है, ठीक है। तो ठीक भाई अपने को बात समझ आ गई। अब मान लो कि इसमें से पैरेलल बीम गिर रही है, यहाँ से ऐसे इस प्रकार, गॉट माय पॉइंट, इस प्रकार इस पे पैरेलल बीम गिर रही है, इस प्रकार। बोलो चमका आपको? अब बात को समझो कि आपसे पूछा गया कि यहां से कितनी दूरी के बाद रोशनी स्टार्ट होगी। सवाल समझना, ये रोशनी है, वो गांव वाली नहीं। अरे यार हमारे गांव में रोशनी थी क्या कोई? है ना? अबे अंधकार, रोशनी के ख्वाब देख रहा दूसरा। हाँ क्या रे ऐसे आई, बोलो क्लियर है एकदम? तो रे ऐसे, अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया कि ये पूछा गया कि फाइंड एक्स, फाइंड एक्स वेयर देयर इज डार्क। सवाल ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो इसका रिफ्लेक्टेड एक्स म्यू है, या कोई बोलो तो वैल्यू ले लें
अच्छा उसका ला रहा इसी में ऐसे मिला इसी में उसे ला रहा √2 ही ले लो चलो। सवाल समझ आया तुम्हें क्या है? नहीं आया? सिलेंडर लिया ग्लास का, उसके 4 टुकड़े करे, उसका एक टुकड़ा ये है, समझ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। कौन सा व्यू है? उस सिलेंडर के टुकड़े के ऐसे सीधे वाले पोर्शन पे अपन क्या गिरा रहे हैं? लाइट। क्या गिरा रहे हैं? अब कुछ तो ऐसा हो रहा है कि लाइट का यहां से लेकर यहां तक का कोई पोर्शन है जो डार्क रह रहा है, उसके बाद लाइट है। ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो ये सोचो, तभी तो आंसर निकाल पाओगे। अरे आवाज ही नहीं यार। अब सोचो सोचो सोचो। अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। आसान सवाल नहीं है वो। चलिए मैं समझाता हूं आपको सवाल का मतलब क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मान लो कि जब मैं ये रे ऐसे गई, मान लो सीधी गई क्योंकि यहां पे तो I0 है, इस जगह पे अगर अपन ध्यान देंगे तो ऐसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यार। सो जैसे जैसे ऊपर वाली रेख की तरफ जाओगे ये एंगल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? तो उस पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जिस जगह पे ये एंगल मान लो ऐसे हो गया, समझना, और ये एंगल बढ़ते 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 क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? 45। यार आवाज नहीं आई यार। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? 45। इसमें कोई शक वाली बात ठीक है। 45 तो यहाँ पे 45 डिग्री। सोच इसके ऊपर वाली जितनी भी रेंज वो सब TIR करके अंदर ही रह जाएंगे, उनका बाहर जाना पॉसिबल? उनका बाहर जाना पॉसिबल? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आप समझना, इस रे को एनालाइज करते हैं। इस रे को आप बहुत ध्यान से देखो तो ये रे ऐसे 90 डिग्री पे निकल जाएगी टेंजेंटली। दिस एंगल इज 90। अरे यार डेंसर से एरर जा रही है ना? तो टेंजेंटली निकलेगी ना, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। अरे तुम्हें नहीं आया? रे कैसे जा रही है? डेंसर से। अच्छा सवाल कराते तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं। डेंसर से तो ऐसे टेंजेंशियली निकली, ऐसे आ गई। अब तो खुद सोच, इसके नीचे वाली जितनी भी रे होंगी ना वो सब इसके आगे ही जाएंगी। अरे यार सोच तो, इसके इधर कोई रोशनी नहीं आएगी। अरे भाई इसके इधर कोई रोशनी, इसके आगे रोशनी होगी। यही दूरी पूछी गई है आपसे, यही दूरी। तुम्हारे प्राण प्रखेरु बोलो क्लियर है एकदम? एडवांस टाइप सवाल। अब देख, अब ज्योमेट्री अगर नहीं आया, रे जैसे 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 आप ऊपर जा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग देयर इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ क्रिटिकल एंगल। सपोज दिस इज अ पॉइंट above this line all the rays will show TIR and below this line all the rays will pass through. So we have to analyze this critical ray which is falling on critical angle. If it is falling on critical angle on denser medium, can the ray will pass from 90 degree? That is what happens. That is tangent to the circle. That is tangent to the circle. ठीक, तो ये सर्कल ऐसे चला गया। अब कुछ नहीं, सिंपल सी बात, ये कितनी दूरी? R। बोलो क्लियर? ये 45, ये 90, क्या ये भी 45? ये 45, ध्यान से देखो, ये 45, ये 90, तो ये भी। अच्छा ध्यान देखो, ये R, तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी हो गई R sec 45। अरे R sec, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हो गई √2R। कितनी हो गई? और ये कितना है? तो ये x की वैल्यू कितनी हुई? √2 - 1 × R। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात? खेला खत्म? तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। उतार लिया क्या? एक और सवाल स्टैंडर्ड जो आपने सुना होगा उसको एक बार और करते हैं। आइए देखिए, बल्ब वाला सवाल नदी के अंदर। देखिए, मान लीजिए कि आपकी नदी है, कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा मानो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर का रेफरेंस कितना होता है? 4/3। ठीक है, वाटर छोड़ते हैं, अपन थोड़ा अच्छा ले लेते हैं ताकि आपने अच्छा लगे। मान लीजिए मीडियम है जिसका रेफरेंस है √2, तो क्रिटिकल एंगल कितना हुआ? डल रिस्पॉन्स कितना हुआ? मान लो एक कोई लिक्विड है जिसका रेफरेंस ये है, अंदर एक बल्ब जला दिया गया, कुबज कुबज कुबज, मान लीजिए बल्कि यहाँ से दूरी मान लीजिए 5 मीटर है। कितनी है?
1 मीटर ले लो, आसान रहेगा। 1 मीटर कितनी? 1 मीटर। मान लीजिए इसके बल्ब नीचे रखा हुआ है, मेरे को बताओ ऊपर वाली सरफेस पर, अगर आपका ऑब्जर्वर ऊपर है तो ऊपर वाली सरफेस पर क्या हमें रोशनी हर जगह से बाहर आती हुई लगेगी या कुछ एक एरिया से नजर आएगी? एरिया बताएं। पहला सवाल, फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑन द सरफेस। 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 जिम की जरूरत नहीं है भाई, तो मैं तुम कई बार कह चुका हूँ, ये तुम्हें अभी सर्कुलर और रोटेशन पढ़ाना है इसलिए। फिर कैसे पढ़ाऊंगा सर्कुलर रोटेशन? यहाँ से क्या आसानी रहेगी, रोल करना हो साला लुढ़क लो, चला जाओ। यार इधर ये बल्ब है, क्या है ये? यार आवाज नहीं है, क्या है? मान लीजिए आपका बल्ब है, बल्ब ऐसे है, कुबज कुबज कुबज, ये बल्ब ऐसे गया, रे ऐसे गई। बल्ब ऐसे है, रे ऐसे गई, चलो भाई बहुत बढ़िया, रे ऐसे गई। मान लीजिए रे ऐसे गई, अगर ये एंगल आई से छोटा है, सॉरी सी से छोटा है, पहले तो इसमें क्रिटिकल एंगल क्या 45 है? अगर ये एंगल 45 से डिग्री से कम है तो क्या रे बाहर निकलेगी? और बाहर निकलेगी तो उस जगह हमें रोशनी नजर आएगी। पर जैसे जैसे रे दूर जाएगी वैसे वैसे हमें समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे रे दूर जाएगी एक एंगल तब आएगा जब ये 45 हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल क्या रे ऐसे निकल जाएगी। इसके आगे जितनी भी रे होंगी वो बाहर जाना पॉसिबल, दे विल शो TIR, यानी कि इस जगह पे आपको मिलेगा अंधेरा, इस जगह पे आपको मिलेगा रोशनी। हमने डायग्राम 2D में बनाया है, सोच के देखिए, ये जो बल्ब है ये 3D में ऐसे रे फेंकेगा तो एक कोन बनेगा। इसके बारे में मैं आपको चर्चा एनर्जी पे भी कर सकता हूं, पर ये मैं आपको तब हो सकता है जब आप पढ़ोगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में गॉसियन सरफेस के साथ। किसके साथ? तब आपको पढ़ाया जाएगा 2π1 माइनस cos थीटा। तब एनर्जी पे भी और इंटेंसिटी पे भी चर्चा और करी जा सकती है। इसी सवाल में अभी मैं नहीं कर रहा हूं, उस पर जा नहीं रहा हूं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा वहां पे होगा, वहां पे बताऊंगा, देखो वाले सवाल में तू ये भी कर सकता था। खैर अभी उस बात को छोड़िए, तो अपना बना कोन। क्या बना? कोन बना। जब कोन बना तो कोन का बेस सर्कल होता है। कोन का बेस यानी कि मुझे टॉप सरफेस पे क्या सर्कल नजर आ रहा है? 3D में देखो तो ऐसे, यानी कि अगर मैं इस रे को ध्यान देखो तो यहां से लेकर यहां तक रोशनी है और उससे लेते हुए एक सर्कल बन सकता है। बोल यस और नो। इस सर्कल का रेडियस r है, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि एंगल 45 है, ये भी 45 है, चूंकि ये 1 है तो ये भी 1 है, मतलब जो सर्कल आपको ऊपर दिखाई दिया उसका रेडियस क्या 1 है? बेकार रेस्पॉन्स। उसका रेडियस, क्योंकि उसका रेडियस 1 है तो उसका एरिया पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई मीटर स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया? नहीं आया? एक एग्जामिनेशन सबको समझ आया? इसका एक अच्छा वर्जन में भी कराऊंगा, उसके पहले मैं इसका एक उल्टा सवाल भी आपको किताबों में जो पूछा जाता है या कभी कभी आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। एक सवाल में बोला गया कि एक फिश है n बराबर √2 में रखी हुई है। इसी सवाल का उल्टा वर्जन पूछता हूँ आपसे, वो फिश 1 मीटर नीचे रखी हुई है, बल्ब की जगह क्या रख दिया? बताओ सरफेस के कितने एरिया से फिश पूरी दुनिया देख लेती है? सवाल को समझना, सवाल यही है, उत्तर भी यही है। अरे यार, सवाल बोला गया कि एक मीडियम है जिसमें n बराबर √2, किसमें? n √2 में जो है आपकी फिश रखी हुई है और फिश 1 मीटर नीचे रखी हुई है। सवाल पूछा गया बताओ ऊपर के कितने सरफेस एरिया से फिश पूरी दुनिया देख लेती है? फिश के लिए क्या ये अनंत पॉइंट है? तो अनंत पॉइंट से 89.999 डिग्री पे आने वाली रे क्या यहीं से मुड़ के अंदर जाएगी? तो क्या इस वाली रे पर ही क्या दुनिया का आखिरी छोर नजर आ जाएगा फिश को? अरे भैया हाँ ना बोल यार। जो रे ऐसे जाके अनंत में गई वही अनंत से जाके ऐसे ही तो आएगी। मुझे लगा इन तुम्हें आया। तो अगर आपसे पूछ लेते कि यहाँ पे फिश रखी हुई है, बताओ फिश को पूरी दुनिया पर सरफेस के कितने एरिया से नजर आएगी? तो उसे अनंत में देखने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर फिर से पाई ही है? बेकार रिस्पॉन्स नहीं आया। और भी इसमें वैरायटी करी जा सकती है जो आपको शीटों में दी जा सकती है, दी गई भी है शीट और अलग जगह। मैं उसे थोड़ी और अलग वैरायटी करता हूं। इसी सवाल को अगर हम बहुत ध्यान देंगे, मान लीजिए कि बल्ब की जगह ट्यूबलाइट ने ले ली, ये वाली ट्यूबलाइट या वो वाली ट्यूबलाइट जो आपको अच्छी लगे। मान लीजिए कि अपन ने ट्यूबलाइट ले ली इसी सवाल में। देखिए भाई क्या ले ली? ट्यूबलाइट भाई साहब, n बराबर √2 ट्यूबलाइट। और अब अपन ने क्या करा? ट्यूबलाइट रख दी नीचे ऐसे। देखिए सब देखेंगे। मान लीजिए ट्यूबलाइट जो है 5 मीटर की है। कितने की है? 5 मीटर की ट्यूबलाइट है। 5 मीटर, वही डेटा 1 मीटर नीचे और ये और वो। अभी भी सवाल वही है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्राइट पैच। अब पर बल्ब नहीं है। क्या बल्ब इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? Bulb cannot be considered as a point object, but sorry, tubelight cannot be considered as a, but it can be considered as a infinite number of point objects. अब सोच,
फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑन द सरफेस। अगर नहीं सुना हुआ है तो बहुत अच्छा सवाल है, सुना हुआ है तो अलग बात है, मुंह बंद रखना। अगर किसी ने कोई सवाल सुना हुआ, हो सकता है 30 से 40% सवाल आपने सुने हुए हों, जिन्होंने तैयारी करी हुई हो, वो अपना मुंह बंद रखेंगे, बाकियों को करने देंगे और सोचेंगे मैं इसे छोटा कैसे कर सकता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार सवाल कर रहे हो तो सबसे पहला ये सोचो कि ऊपर दिखेगा क्या? ऊपर क्या दिखेगा? सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एपिसाइक्लॉइड, सेमीसाइक्लॉइड, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। पहला सवाल कि ऊपर दिखेगा तभी तो एरिया निकालेंगे, तभी तो एरिया, वरना कैसे निकाल सकते हैं? उसे समझते। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, डोंट वरी, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, डोंट वरी। सुने इधर, अगर हम बहुत ध्यान देंगे, सोच, ये आपका ऐसे 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 ऐसे, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। आप एक बात समझो कि मान लो मैं ऐसा बोलूं कि इसका हर एक पॉइंट एक बल्ब है, इसका हर एक पॉइंट एक, तो हर एक बल्ब ऊपर क्या बनाएगा? मान लो ये वाला बल्ब लूं तो ऐसे लो और यहां सर्कल बना लो। अरे नहीं आया। अब देख, इस वाली सरफेस को तुम ऐसे देखो, समझना, इसका टॉप व्यू ले रहा हूं मैं। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। समझना है जो कह रहा हूं? टॉप व्यू। मान लो अंदर ऐसे डॉट 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 डॉट, ये अपनी ट्यूबलाइट है। कौन है? सोच, इस ट्यूबलाइट का हर एक बल्ब ऊपर क्या बनाता है? सर्कल। क्या बनाता है? जिसका रेडियस 1 मीटर है, क्योंकि डेटा पहले जैसा है। अरे कभी तो हाँ ना बोले यार, मैंने इसलिए सिमेट्रिक टाइप का डेटा लिया ताकि फालतू की बात में टाइम खराब ना हो। तो अपन ने बोला भैया इसके जैसा है, तो अपन ने ऐसे बात कर ली, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बाबा। सोच, इस वाले बल्ब का नीचे का सर्कल ये है, मान लो, ठीक। सोच इसके जस्ट पास वाले बल्ब का, फिर इसके पास, अरे यार हाँ ना बोल, इसके जस्ट पास वाले बल्ब का सर्कल ये है, इसके जस्ट पास वाले का, 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 आखिरी वाले का, ये रहा। अरे तुम्हें नहीं आया। सिलेंडर थोड़ी बन जाएगा सरफेस पे। कंट्रोल बेटा, 3D और 2D अलग अलग चीजें है ना। सिलेंडर 3D फिगर है ना। सिलेंडर सिलेंडर में बंद करके फोड़ देना है मैंने। सोच इसको, इलिप्स नहीं है ये एक रेक्टेंगल है जिसकी दोनों तरफ सेमी सर्कल है। ये एक रेक्टेंगल है, जिन्होंने इलिप्स सोचा है वो क्लोज टू आंसर थे, बट इलिप्स इज नॉट करेक्ट आंसर। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये ऐसा बना, ये एक रेक्टेंगल, उसकी भुजाएं कैसे कवर्ड है? सेमी सर्कल। जिनका रेडियस कितना है? सब लोग बोलेंगे इनका रेडियस कितना है? अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? 5। बोलो यस और नो। तो आप एरिया के बारे में अगर बात करो तो एरिया होगा 5 × 2 10, 10 + पाई। अरे यार, 10 + पाई क्यों लिखा? आधा सर्कल इधर, आधा इधर, पूरे का पाई। 1 मिनट, क्या आपके प्राण प्रकेरु उड़ गए? क्या अच्छा सवाल समझ आया है? क्या थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है? अरे सोच लो, उतार लो। उतार लेंगे तुम लोगों ने? कोई बुराई वाली बात? ये इस तरह की बात थी। और भी फिर मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक्चुअली क्योंकि क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है, वरना मैं एक कॉन्सेप्ट पे एक ही सवाल कराने की करता हूं, पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैंने 3-4 सवाल कराए। इसकी एप्लीकेशन एक और अपन जानते हैं, जो मैं आपको पहले भी कई बार कहता हूं, हमेशा अपने एग्जाम्पल में बोलता हूं कि जो चीज मैं आपको अभी 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, लोग 20-20 साल तक उसे पढ़ते रहते हैं। अपन पढ़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या पढ़ने वाले? अभी 5-10 मिनट में उसे खत्म कर दूंगा मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ऐसा सेगमेंट है जिसे अन्य टाइम तक पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या ठीक है, तो अपन छोटी सी बात पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे जीवन का हमारे जीवन का बहुत अमूल्य हिस्सा इस पर बेस्ड है। मोबाइल, क्या चीज? मोबाइल किस पे चलता है?
बैटरी पे। करेक्ट। मोबाइल कम्युनिकेशन या हम जितना भी कम्युनिकेशन देख रहे हैं, जो हमारे मोबाइल की बात कर रहे हैं, वो सब किससे ट्रांसमिट हो रहा है? वाईफाई से कि ऑप्टिकल फाइबर से? ऑप्टिकल फाइबर से। वाईफाई एक राउटर का काम कर रहा है बस। जो आपका टावर है दैट इज एक्टिंग लाइक ए राउटर। राउटर सुना होगा, घर में वाईफाई के लिए एक राउटर लगा होता है। आप समझ लिया आपके टावर पे बड़ा, जो आसपास टावर नहीं लगे होते मोबाइल टावर, वो एक बड़े राउटर है जो काफी लोगों को कवर कर लेते हैं। हमारे घर का राउटर छोटा सा वही हमारे घर को कवर करता है, दैट इज द पॉइंट। बाकी उस राउटर तक क्या केबल्स बिछी हुई हैं? ऐसे ही हमारे टावर तक भी। मान लो कि इसका दोस्त कोई यूएस पहुंच गया, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है बट फिर भी मान लेते हैं। अरे हाँ ना बोले यार। अब मान लो इसे यूएस बात करनी, तो यूएस कैसे बात करेगा? ये मान लो इसे मोबाइल फोन मिला रामचंद्र। अब रामचंद्र को टावर ने बोला, रामचंद्र को फोन मिलाया गया, इससे सिग्नल गया टावर तक, पास वाले बिल्कुल। अरे यार हाँ ना बोल। तो रामचंद्र ढूंढा गया, टावर ने रामचंद्र लोकल सर्वर पे भेजा और बोला कि रामचंद्र को ढूंढो। रामचंद्र यूएस में निकला। तो इसके टावर से लेकर यूएस तक केबल बिछी हुई है। कहां तक? पूरी दुनिया कनेक्टेड है केबल से हमारी। ऐसे मत देखो मैं सही पढ़ा रहा हूं, तुम ऐसा नहीं सोचते होंगे। हमारा कम्युनिकेशन मोबाइल का सैटेलाइट से नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही है। कभी भी गूगल पे ढूंढ के देखना ऑप्टिकल फाइबर केबल मैप, तो आपको दुनिया के नक्शे पर जितनी केबल्स बिछी हुई हैं, दुनिया के नक्शे, उनके मैप आ जाएंगे आपके सामने। अरे कई बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है, इसलिए दूर कर रहा हूं। हालांकि ज्यादा बात कम्युनिकेशन में आएगी। किस में आएगी? दिखाता हूं। मुझे कईयों की शक्ल देख के लग रहा है कि सालों को विश्वास। वो बातें चालू हो गई। ओ तेरी, हम तो चिल्ला के ही बात कर लेते हैं। ये देखिए, हाँ देखिएगा भी नहीं। अक्रॉस द वर्ल्ड हम चाहे वो इंग्लिश चैनल हो, समुद्र हो, सब चीजों से, सब जगह से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल से आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, बट चाहो तो आप गूगल पर ट्राई करके देख लीजिए, आपको मैप दिखेंगे प्रॉपर। इंडिया में भी अपन ने 3-4 पोर्ट, एक चेन्नई आता है, एक चेन्नई आता है, शायद 2-3 जगह आते हैं अपन। तो मुंबई भी आता है, एक चेन्नई भी आता है, 2-3-4 जगह से अपन कनेक्टेड हैं। तो सबके अलग अलग हैं, तो सबके अलग अलग फाइबर केबल है। सब विश्वास करने में विश्वास कम होता है कि आप पूरे समुद्र के अंदर भी वायर बिछे हुए हैं क्या? हाँ, ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा कम्युनिकेशन वो नहीं है सैटेलाइट वाला कि मोबाइल से बात करी, सैटेलाइट पे गया, सैटेलाइट ने दूसरी कहीं भेजा। नहीं, हम पूरा कम्युनिकेशन, जियो का भी इसी से ही है, किसी का नहीं है। जियो क्या अलग आया है क्या? हाँ, जियो आपको सस्ता क्यों देख रहा है? 10 साल पहले धीरू भाई अंबानी के टाइम पर ऐसा समझ ले, एक पाइप है, जैसे पानी बहता है, ये पाइपलाइन की तरह एक पाइप है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल ट्रेवल। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल कितने स्पीड से चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। अब तो इसलिए टाइम नहीं लगता। आज सोच देखो, अर्थ का जो डायमीटर है, वो खैर मैं दूसरे चैप्टर में घुस गया यार, हालांकि चैप्टर का तुम्हारे पार्ट ही नहीं, बस सुन लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपके अर्थ, मान लीजिए आपने को पता है कि 6400 किलोमीटर है, क्या चीज? रेडियस ऑफ अर्थ। मैं कह रहा हूँ पूरे इक्वेटर पे आपको चक्कर लगाना हो, इससे ज्यादा दूरी थोड़ी ट्रेवल करोगे यार। सोच रहे अगर आप इक्वेटर पे चक्कर लगाना हो तो आपकी दूरी क्या होगी? 2πr। क्या होगी? 2 × 3.14 × 6400 × 10⁻3। This is the distance which you have to travel. अरे यार हाँ ना बोल। And the signal is traveling with 3 × 10⁸. ये लिख दो 3 × 10⁸. That is the time you will take. कितना बचा है? 10⁻3। अभी भी सोच, अरे भाई कभी तो हाँ ना बोलो। ये टाइम बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, इसलिए आपको ट्रैवल करने में कोई टाइम, नहीं लगता। चलो, तो जो टाइम लग रहा है, क्या वो 1 सेकंड से भी बहुत कम है? इसका मतलब अर्थ में आपको इधर से उधर बात करने में कोई समय लैग नहीं आता। जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हमारी टीवी सैटेलाइट से आ रही है, पर हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन ऐसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूं आपको।
हमारा इंटरनेट पूरा इसी से चल रहा है। अरे यार, हमारा इंटरनेट पूरा इन्हीं से चल रहा है, सबको डेटा पूरा इसे ट्रांसफर, बेसिकली ऑडियो सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल हो, डेटा हो, इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स में ट्रांसफर। बेसिक तरीका ये कम्युनिकेशन में आपको यही सिखाया जाएगा। वीडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में, ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया, डेटा को कन्वर्ट कर दिया। आप ट्रैवल करा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, सो देयर इज अ कॉमन पाइपलाइन, देयर इज अ, जिससे हमारा पूरा देश, पूरी धरती कनेक्टेड है आज की तारीख में। इसलिए हमें ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं होती, हम खड़ाक से बात कर लेते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आज से 10 साल 15 साल पहले यूएस में बात करना बहुत महंगा था, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे कंपनीज बड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, आज की तारीख में यूएस में बात करना फ्री में हो सकती है, व्हाट्सएप कॉल कर लो तो। अरे हाँ ना बोलिए, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, और वो भी वीडियो कॉलिंग नहीं आया। सो दैट इज द थिंग जो हम यूज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारी, खैर मैं फालतू के डिस्कशन पे चलाई। तो मैं बात कर रहा था, मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल, किस पे, थोड़ी बहुत बातें आपको इसमें कम्युनिकेशन पे बताई जाएगी। आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि इस फील्ड में अगर आप उधर जाओ तो पता नहीं कितना इसका स्कोप है। कम्युनिकेशन भी आपको जेईई मेन के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, 2 दिन में पढ़ाया जाएगा, बोलेगा इतना रट लो, उतने उस पर सवाल आने की उम्मीद है, ज्यादा कोई उम्मीद नहीं होगी। तो मैं ज्यादा घुसाना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप चाहो तो अपनी इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, चाहो तो अपना कैरियर भी बना सकते हो, और ये बहुत अनंत है। और मैंने बहुत थोड़ी सी बात बताई है, मुझे भी पूरा नहीं आता है, मैं उसका मास्टर नहीं हूँ, जित पर आपसे ज्यादा आता है, ऐसे मत देखो। अरे हाँ ना बोले यार, तो हर फील्ड का अपना अपना है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर केबल की सिर्फ मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मेरे जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैं आईआईटी बीएचयू गया, वो आईआईटी बॉम्बे गया इंजीनियरिंग फिजिक्स में, उसको 15 साल हो गए सिर्फ ये इसी पे, 16 साल हो गए इस पर रिसर्च करते हुए, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल पे वो यही कर रहा है। इंजीनियरिंग फिजिक्स करी आईआईटी बॉम्बे, देन ही वेंट टू यूएस, अभी यूएस में ही है काफी टाइम से, तो वो बेसिकली वही काम कर रहा है। खैर वो छोड़ो, तो मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज ए यूजफुल थिंग। आपने पहली बात तो इसका एक यूज दिखा दिया, एक आपने प्रत्यक्ष इसका प्रमाण देखा होगा, जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें, पहला तो बात समझ आई। तो व्हाट बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल डू, इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस हजारों लाखों किलोमीटर की डिस्टेंसेस में हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की खास बात ये कि ट्रांसफर कर लेता है विदाउट मच लॉस इन एनर्जी, विदाउट मच लॉस इन, थोड़ा बहुत होता है उसको फिर अपन एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर लेते हैं, वो एक सिस्टम है जो अपना पूरा प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं। सो बहुत अच्छी ब्रांचेज हैं, आपको मजा आएगा अगर आप किसी एक फील्ड में कूदे तो। खैर मतलब आप किसी फील्ड में तो जाओगे ना। अरे यार, मतलब आप एक बात समझो अच्छे से, दान धर्म करना ही सिर्फ जीवन में लोगों का अच्छा करना नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, गूगल हो गया, मेरे आइडियल पूछोगे तो ये सब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये दुनिया को बहुत कुछ दे रहे हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हम मानव जीवन को आसान बनाएं। क्या होना चाहिए? इंजीनियर, एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो पेशेंट को बचाए, यस और नो? एक इंजीनियर का क्या कर्तव्य है? मानव जीवन को, हमें जिसने कम्युनिकेशन दिया ना, उसने हमारे जीवन को आसान बनाया। फिर दूसरों ने उसको सस्ता करा तो भी हमारे जीवन को आसान बनाया। कम्युनिकेशन आसान कर रहा है हमारे जीवन को। भाई इंजीनियरिंग सुविधाएं, चाहे वो कार ले लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, कंप्यूटर्स ले लीजिए, आज गूगल है भाई साहब। आप देखो, यू डालो यू नॉलेज, पहले आज से 20 साल पहले इतनी आसानी से नॉलेज मिलती थी क्या? जो डालोगे मिलेगा। और सबसे खास बात, बिजनेस मॉडल कितना बढ़िया है कि फ्री, इसे कहते हैं विजन। गूगल आपसे कोई पैसे लेता है? फिर भी वन ऑफ द टॉप 10 बिलियनियर्स मिलियनियर्स में से वो हैं। कहां से पैसा कमा रहे हैं? वो दूसरे लोगों से पैसा कमा रहे हैं, हम जैसे लोगों से। मान लीजिए गूगल पे एडवर्ड देखते हो, जो भी देखते हो, हमारी जैसी कंपनीज 25-30 लाख रुपए साल के खर्च करती है गूगल एडवर्ड पे, हमारी जैसी कंपनीज। और आज तक गूगल के एक आदमी से हम नहीं मिले, आज तक। इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल। खैर, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरफ आगे आते हैं अपन। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में मैंने बोला कि ये ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू without much loss in energy, without much loss in energy. So the basic use of optical fiber cable is to transmit electromagnetic signal from one point to another point. That point can be thousands of kilometers, thousands of, and it takes fractions of seconds to travel from one point to another point because the speed of light is 300 to the power. Got my point? और हम वास्तविकता में हमारी सभी ट्रांसमिशंस को इस तरीके से करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक बिल्कुल अलग कम्युनिकेशन, हमारी टीवी सैटेलाइट से चलती है। पर जैसे आपने कभी सुना होगा कि यार आर्मी के पास सैटेलाइट फोन्स होते हैं, सुना है क्या? जैसे मान लीजिए वो हाईली सिक्योर्ड, अब जैसे मान लो ये डेटा आपका से ट्रांसफर होता है, अलग अलग देशों में जा रहा है, तो डेटा सिक्योर्ड है जरूरी। तो हमारा जो सैटेलाइट है, मान लीजिए इसरो ने जो हमारा सैटेलाइट भेजा हुआ है, उसके लिए एक स्पेशल सैटेलाइट टेलीफोन बनाए हुए हैं। सैटेलाइट टेलीफोन में एक सिग्नल से इधर जाकर इधर आने में करीब 1.5 मिलीसेकंड का, 1.5 सेकंड का लैग आता है। सैटेलाइट फोन पे शायद आपने कभी बात नहीं करी होगी, पर आपने कभी अगर कभी वैसे बात करी हो, कभी कोई लाइव क्लासेस पढ़ाओ जो सैटेलाइट से चलती हैं, वीसेट टेक्नोलॉजी पे। तेरे को बताता हूँ कहाँ, तेरे को कहाँ सुना होगा, समझ में आएगी बात। टीवी पे देखा न्यूज चैनल, वो बोलता है यहाँ सुनाई देने में 1.5 सेकंड लगता है।
क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। याद कर, उनकी वैन्स होती है उसमें छतरी लगी होती है। अरे यार, और वो जगह जगह घूमती है। लाइव कैसे करते हैं वो लोग? टीवी चैनल कैसे लाइव कर रहे हैं? उनकी एक वैन है, उनकी एक वो वैन पे आकर एक वो लगा होता है सैटेलाइट का, अरे देखा हुआ टीवी में, और वो डायरेक्ट वहां से रिले कर रहे होते हैं सीधे ऐसे, वो सीधा सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से उनके उस पे आता है, किस पे? स्टूडियो में, या डायरेक्ट भी अपने ट्रांसमिशन भी हो रहे होते हैं। यस और नो? तो सिग्नल को जो से सैटेलाइट पे यहां से वहां जाने में और फिर वापस आने में 512 मिली सेकेंड कम से कम चाहिए। दिस इज ट्रैवल टाइम। प्रोसेसिंग टाइम अलग है। 512 मिली सेकेंड का मतलब 1000 मिली सेकेंड का 512 एक तरफ से इधर इधर जाने में, फिर यहां से यहां तक आने में, तो करीब 1-1.25 सेकंड तो इसी में लग जाता है। तो आपको 1.5-2 सेकंड का लैग। तो जब वो बोलता है ना, हाँ भाई संजीव क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स टाइम। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपका रियलिटी में बता रहा हूं मैं आपको, अगर साइंस में इंटरेस्ट हो गया ना, इससे बढ़िया सब्जेक्ट कोई नहीं है। मतलब मैं आपसे इतना आनंद आएगा और आप लोग और क्या शानदार शानदार जितनी चीजें इजाद करते हैं, फिर हम सारा नहीं सीख सकते, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सो दैट इज द कम्युनिकेशन विच यू डू। वहां आपको दिखाई देता है वो लैग। मोबाइल फोन में ऐसा दिखाई, क्योंकि टाइम लैग नहीं आता है, वो टाइम लैग नहीं आता है, क्योंकि वो किस में ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके के सैटेलाइट फोन्स कई आर्मीज को दिए जाते हैं फॉर वेरी सीक्रेट ऑपरेशंस, ताकि कोई भी डेटा लीक ना हो, है कि नहीं। कुछ बैंडविड्थ भी उनको लग दी जाती है सिक्योर्ड ट्रांसमिशन या सिक्योर्ड लाइंस के लिए, उनके लिए सिक्योर्ड लाइंस होती है। सो वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूजेस वी हैव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज डिफरेंट स्लाइटली ऑफ दीस थिंग्स वी विल स्टडी इन विच चैप्टर? कम्युनिकेशन, जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके सिर्फ वो किसमें है, और ये मान लो 3 साल में 4 साल में 2 बार ही उसका सवाल आता है, पर हम पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी सवाल आएगा तो गलत, बट आता है उसे पढ़ना। खैर, सो अगेन द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम 1 पॉइंट टू ये 1000। ये आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा, इसलिए मैं पहले ढंग से सुना रहा हूं, अभी टाइम दूंगा तब उतारना। एक जगह से दूसरी जगह पर वो ले जाता है, और ये दूरी 1000 किलोमीटर से, हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है, पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। कोई बुराई वाली बात नहीं। चलिए भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बहुत बेसिक सी बात करते हैं, जेई के सवाल से हम चालू करते हैं। मैं आपको खैर एक और एग्जांपल देना चाहता हूं इसका, कि आपने जहां देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का, आप अगर कभी गए हो, मतलब गए क्या, हो सकता है आपके घर में भी हो, ड्राइंग रूम में कई लोगों के ऐसे ना वो लगे होते हैं शो पीस, पुराने होते थे, अब तो ऐसे बहुत आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा होता था गोला टाइप, उसमें ना ऐसे फाइबर के वायर निकले होते थे। हो सकता है तुम्हारे घर में भी हो, बहुत स्टैंडर्ड शो पीस है। इसमें अंधेरे में यहाँ लाइट जलाते थे तो सिर्फ ये चमकता था। अब चूंकि ये फाइबर होता था तो हवा में ऐसे नाचता था, अरे यार, तो रोशनी भी नाचती हुई। अरे देखा कि नहीं देखा? जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, पतली सी, अरे यार, इसमें सिग्नल, लाइट भी तो सिग्नल है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां से डालते तो कहां से निकलती? यहां से, साइड से निकलती। इसे अंधेरे में ये तो आपको दिखता नहीं, सिर्फ चमकता हुआ नजर आता है। अरे यार, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल सिग्नल ट्रांसमिट करती है इधर से उधर, विदाउट पासिंग इट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, विदाउट पासिंग इट फ्रॉम द पाइप की तरह। भाई पाइप का क्या यूज है अगर पानी फैल जाए तो? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को फैलने नहीं, देखिए फैला के आप उसकी एनर्जी कम कर लोगे, पर ऐसे रखोगे तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, उतनी कम नहीं होगी। और ऐसे फैला दो बल्ब की तरह तो कितनी दूर भेज दोगे भाई सिग्नल, और कितनी एनर्जी से फेंक दोगे? अरे यार, है ना, दोनों बातों में है। तो ऐसे सिग्नल बनाए गए। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एक जेई में ही सब्जेक्टिव में सवाल आया था, बढ़िया, मैं उसी को आपको समझाता हूं, उसी से आपको बात क्लियर हो जाएगी। रियल ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऊपर क्लैडिंग होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ है पढ़ने को। अपन एक बेसिक सी बात समझते हैं। सो द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज टू पास सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो कि 1000 किलोमीटर हो सकता है। इसको टाइम भेजने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और बेसिकली ये करता क्या है? ये करता ये है कि इट पासेस सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसमिटिंग इट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेसेस, विदाउट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द, मतलब हम ये चाहते हैं कि सिग्नल should not, ध्यान सुनेंगे, should not passes curved surface। कौन सी सरफेस? कर्व्ड सरफेस या साइड सरफेस, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ये इसको पास नहीं करना चाहिए, ये बेसिक नीड है इसकी, ये इसकी बेसिक नीड है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया बाबा। अब देख,
अगर हम बहुत ध्यान से देखें सोच, तो हम क्या चाहते हैं कि एक सिग्नल यहां गिरे, मान लेते हैं ये एयर है और ये एन है। अगर ऐसा होना है तो कंडीशन ऑन एन पूछी गई थी। कंडीशन ऑन एन इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल कोई पाइप टाइप होलो जगह नहीं है, एक सॉलिड ही चीज है, पर वो बहुत पतले पतले फाइबर्स में होती है, बहुत पतले पतले। कभी केबल देखी तो उसमें बहुत पतले पतले वायर होते हैं अंदर। अरे हाँ ना बोले यार, एक एक पता नहीं कितने सिग्नल्स को लेके जाती है। वो जो आपकी होती है ना बिट रेट, ये रेट वो रेट, आपकी बैंड वेट, अरे सुना होगा यार, बहुत कुछ है। मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब पता नहीं कितना पढ़ने को है, आप सोच नहीं सकते, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा है उसमें। खैर, तो अपन ऐसे रह गई। जब रे ऐसे गई तो हमारी कंडीशन, उसने पूछा कि क्या एन में कंडीशन होनी चाहिए कि रे ऐसे जाए और यहाँ पे TIR शो कर ले, यहाँ पे TIR शो कर ले तो ऐसे जाए, फिर यहाँ TIR शो कर ले तो फिर ऐसे, अरे यार हाँ ना बोल, फिर ऐसे और बाहर निकल जाए। तो एक कर्व्ड सरफेस से बाहर हम ऐसा चाहते हैं, तो सिग्नल यहां से चले और यहां पर, और क्योंकि अब ऐसे जा रही है तो अपना काम बन जाए। जब आप ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चर करोगे तो सोच के देखो, जो सिग्नल डालने वाला है उसको ये थोड़ी बोलोगे कि आप रे ना 60 डिग्री पे डालना बेटा, नहीं तो उधर पहुंचेगी नहीं, ये थोड़ी बोल सकते। वो तो किसी भी एंगल पे सिग्नल डाले, हर सिग्नल उधर पहुंचना। तो हमारी एन पे कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि रे किसी भी एंगल पे गिराई जाए। क्या अपना आंसर ऐसा होना चाहिए कि किसी भी एंगल पर रे गिराई जाए इंडिपेंडेंट ऑफ आई, क्या रे शुड, एवरी रे शुड पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू, यार नहीं आया, एंड एवरी रे शुड शो TIR एट दिस पॉइंट, एवरी रे शुड शो। क्या मैं सही बोला? क्या बात समझ आई? ये सवाल था, यही सवाल था 10 नंबर सब्जेक्टिव में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मैं वही समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान सुन, INN, अब क्या करें, ध्यान समझ। मान लो ये एंगल I है, मान लो ये एंगल, तो ये R है, ये R है, ये कितना है 90 माइनस R, ये भी कितना, अगर रे को अंदर रहना है तो ये भी 90 माइनस R, तो ये भी 90 माइनस R एंड सो ऑन। क्या यहाँ TIR हुआ? मतलब 90 माइनस R C से बड़ा होना, बेकार रेस्पॉन्स। पर R तो वेरिएबल है क्योंकि I वेरिएबल है, यार नहीं आया। हमने बोला कंडीशन ये होनी चाहिए कि 90 माइनस R किससे बड़ा होना चाहिए? C से। किससे बड़ा होना चाहिए? ये बात हमें समझ आई, क्योंकि TIR होना है। पर हमारे लिए तकलीफ ये थी कि R तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि I कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई शक वाली बात। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ओ हो। देख, ये रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, 90 माइनस R हमने सोचा कि अगर 90 माइनस R की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू, सबसे भी बड़ी हो C से, तो बाकी सब तो बड़ी होंगी। फिर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, हमेशा रे को अगर अंदर रखना है तो क्या कंडीशन हो सकती है कि 90 माइनस R की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू, तो सबसे छोटी हो सकती है, वो भी अगर, तो बाकी सब तो ऑलवेज अंदर का क्या रोल है? ऑलवेज TIR की क्या कंडीशन है? 90 माइनस R ग्रेटर देन C या 90 माइनस R की मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन C? सोचो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो क्या हर रे अंदर ही रहे? क्या इस बात से सेटिस्फाइड हो? सबके आवाज यस और नो? तो 90 माइनस R की सबसे मिनिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू? किससे बड़ी होनी चाहिए? किससे? C से बड़ी होनी। बहुत बढ़िया साहब, तो 90 माइनस R की C से बड़ी। ओह, अब बात आती है 90 माइनस R की मिनिमम वैल्यू निकालने की। अब सोचें, 90 माइनस R मिनिमम का मतलब क्या R मैक्सिमम? यार आवाज नहीं आई यार। 90 माइनस R की मिनिमम का मतलब है, यार नहीं आया। 90 माइनस R की मिनिमम वैल्यू का मतलब है,
अरे कभी तो हाँ ना बोलो, सोच लो। अरे हाँ ना बोल। 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू का मतलब है आर, आर मैक्सिमम का मतलब आई मैक्सिमम, आर मैक्सिमम का मतलब आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम का मतलब 90। अरे यार, आई मैक्सिमम का मतलब आई 90 से ज्यादा। सोच, अब जो पूछ रहा हूं बताना, जब आई होगा 90, रेज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब आई होगा 90 तो आर क्या होगा? सब लोग बोलेंगे करेक्ट। अरे यार, जब आई होगा 90 तो आर क्या होगा? आर क्या होगा? आर क्या होगा? यानी कि आर की मैक्सिमम वैल्यू सी, यानी कि आई मैक्स इंप्लाइज आर मैक्स इज सी, इंप्लाइज 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू इज 90 माइनस सी। अरे भाई हाँ ना बोलिए, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कंसेप्चुअल सवाल। तो 90 माइनस सी इज ग्रेटर देन सी, 90 माइनस सी इज, इफ 90 माइनस सी इज ग्रेटर देन सी, क्या 90 इज ग्रेटर देन 2c? क्या 45 इज ग्रेटर देन c? क्या 45 और c दोनों तरफ साइन ले लें? अगर साइन लेते हैं तो इक्वलिटी में चेंज, ये तो मैं नहीं पता, सही तो करा? तो साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी होता है छोटा वाला अपॉन, यानी कि 1/n, यानी कि 1/, यानी कि 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/n, मतलब n ग्रेटर देन √2 इज द करेक्ट आंसर। ये 10 नंबर का सवाल था, बहुत बढ़िया और कॉन्सेप्चुअल सवाल और रियल सवाल। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ। अब आप एक मिनट उतारने से पहले, सिर्फ सवाल नहीं है वो, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या काम करती है अपनी भाषा में 2-3 लाइन में लिखोगे? वो एक काम करने के लिए उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि उसका हर सिग्नल कर्व्ड सरफेस पे TIR शो करना, फिर ये सवाल उतारना। एक मिनट, क्या अच्छे से समझ आया है? बोलो फील आई है? उतार, इधर सुने। So this is optical fiber cable, one of the uses of TIR। क्या चीज? TIR। अपन एक और बात पढ़ते हैं इसमें, जो अपन बेसिक बेसिक चर्चा करते हैं, सुने ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक ऐसे प्लेन सरफेसेस हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस पे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको किसी और जगह ले जाना चाह रहा हूँ, ध्यान समझे। मान लीजिए कि आपके ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रे गिरी ऐसे खुपच 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 खुपच, जब वो दिखाई दी, अपन ने एक रे ऐसे ली, ठीक भाई, अच्छा भी लगा। मान लेते हैं कि इसे मान लेते हैं NI, ये मान लेते हैं I, ये मान लेते हैं N1, ये रे ऐसे गई, ये एंगल बना R1, ये एंगल अपने आप क्या हो गया? R1। आवाज नहीं आएगा? फिर ये रे ऐसे गई, मान लीजिए N2 है, इसने ये एंगल बनाया R2, अगर ये R2 है तो ये भी R2 है, क्योंकि हम सब पैरेलल प्लेन सरफेसेस ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? पैरेलल प्लेन सरफेस। फिर ये ऐसे गई, ये हो गया N3, फिर ये हो गया R3 और ये भी हो गया R3, और मान लीजिए कि रे ऐसे निकली, ये हो गया R फाइनल, ये हो गया N फाइनल। अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं तो हमें समझ में आएगा कि क्या NI, पहला रिलेशन, क्या NI sin I इक्वल्स टू क्या N1 sin R1? यार आवाज नहीं आई यार। बट हमें दूसरे से पता पड़ा कि क्या N1 sin R1 इक्वल्स टू क्या N2 sin R2? तीसरे से पता पड़ा N2 sin R2 इक्वल्स टू N3 sin R3। सो बीच में और होते तो कैसे आता? अरे नहीं आया। तो हमें समझ में आया कि इक्वल्स टू N फाइनल sin R फाइनल। पहले होता है यस और नो, ऐसे लिख सकते थे कि N माइनस 1 sin R N। अरे यार हाँ ना बोल, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, क्या ये इसके बराबर? सो द रियल रिलेशन इन पैरेलल सेगमेंट्स इज NI sin I इक्वल्स टू N फाइनल sin R फाइनल। अगर पैरेलल सरफेसेस दिखेंगी तो क्या आप ये रिलेशन याद रखोगे? बेकार रिस्पॉन्स। क्या याद रखोगे? कोई दिक्कत? बहुत छोटी सी बात है, अपने दिमाग में सेट होनी, उतार लीजिए।
चलिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूँगी ऐसे प्लेन सरफेसेस, पहले तो ये समझ आया ठीक। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँगी ऐसे प्लेन सरफेसेस हैं और ये रे ऐसे 45 डिग्री पे गिर रही है। कितने पे? बताओ डेविएशन क्या होगा फाइनली? क्या डेविएशन निकालने के लिए बीच वाली रे से मतलब है या क्या फाइनल से मतलब बन जाएगा? बताओ डेविएशन क्या है? बताओ डेविएशन क्या है? अबे आर नहीं पूछ रहा हूं, डेविएशन पूछ रहा हूं। सब लोग कर सकते हैं? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बोलो भाई। हाँ भाई बोलो भाई, कितना क्या करा? जल्दी बोलो। लिखते हैं 2√2 sin 45 इक्वल्स टू 2 sin r फाइनल। 2 ने 2 को √2 sin 45 1 बाई sin, क्या sin r फाइनल की वैल्यू 1? तो r फाइनल की वैल्यू कितनी आई? मतलब क्या फाइनली शायद रे ऐसे निकली, ऐसे 45 डिग्री पे जाए तो डेविएशन कितना हुआ? 45। यार तुम लोग नहीं कर पाए क्या? ये सब लोगों ने कर लिया था? अरे हाँ ना बोल, कोई दिक्कत? ये गलत है। मैं इस सवाल में ये सिखाना चाहता था कि ये सिर्फ तब वैलिड है, ध्यान समझना, जब बीच में कहीं TIR नहीं हो रहा हो। इन दोनों देख, इन दोनों का छोटा कौन? √2 और ये कितना? 2√2 sin c बराबर छोटा वाला अपॉन, तो √2 अपॉन 2√2 इज 1/2 के 30 डिग्री। इन दोनों का क्रिटिकल एंगल क्या 30 डिग्री है। हमने रे कितने पे डाली? कितने पे? 45। तो उधर जाएगी या TIR हो जाएगी? अरे गई नहीं उधर। अरे गई नहीं भाई उधर। अरे यार, तो डेल्टा का आंसर क्या था? 90। उस फॉर्मूले के नीचे लिखना है कि वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो TIR इन द मिडिल लेयर्स, दैट वी हैव टू चेक। वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो TIR इन द मिडिल लेयर्स, वैलिड ओनली व्हेन there is no TIR in the middle layers, when there is no TIR in the middle layers, when there is no TIR in the middle layers, when there is no TIR in the middle layers। एक मिनट, क्या बात समझ आई है? yes, क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है? yes, तो कभी ऐसा सवाल आए तो अपन इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और जेई का बहुत अच्छा सवाल आया था, एक बार तो मैं सवाल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, हालांकि टिपिकल फॉर्मेट है। उसे कहते हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? तो हेडिंग डालें वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग डालें वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सवाल ही मैं आपको जेई का ही बता रहा हूँ, 10 नंबर सब्जेक्टिव में आया सवाल है, वो ही बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा था, अपन उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज पे, अपन काम की बात करते हैं। उन्होंने बोला पूरी लैंग्वेज लिखवा के कि एक ऐसे क्वाड्रेंट है, ये एक्स और ये वाई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक रे ऐसे गिर रही है, यहाँ का एंगल उन्होंने 1 दिया और ये एंगल उन्होंने 5 दिया, और बाद में बोल दिया पूरी लैंग्वेज लिखने के बाद कि ग्रेजिंग इंसिडेंस है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का क्या मतलब है? ग्रेजिंग इंसिडेंस का क्या मतलब है? क्या 5 अप्रोक्सीमेटली 90, तो उन्होंने ग्रेजिंग इंसिडेंस बोल दिया। बोलो क्लियर? उन्होंने बोला जो इधर n भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, वो n
कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वो n कांस्टेंट नहीं है। मान लो क्या उन्होंने दिया कि n की वैल्यू y के साथ वेरी करती है, जो है ky की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ। k y की पावर 3/2, मेरे को सही याद है, हाँ, k y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 यहाँ था, हाफ आता, हाफ में आता 3/2 यहाँ। सही है मेरे हिसाब से, कुछ होगा तो मैं बाद में बदल दूंगा। अरे हाँ ना तो बोल। ऐसा उन्होंने एक फंक्शन दिया और बहुत 4, 5, 7, 8 लाइन लिखने के बाद बताया कि k की वैल्यू 1 है। अबे तो पहले ही बता देते यार, पर उन्होंने ऐसे ही कहा था। खैर छोड़। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो n y के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ? अच्छा, ऊपर जाने पे बढ़ रहा है घट रहा है? ऐसे जाओगे तो y बढ़ रहा है ना। तो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन द मीडियम। n क्या है? क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। गॉट माय पॉइंट? तो अपन ने k y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ ऐसे अपन ने लिख लिया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो अपने को बात क्लैरिटी हुई। ठीक भाई, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे n बढ़ रहा है। जब रे ऐसे जाएगी तो सोच के देखो, मैं ही करा रहा हूं पूरा सवाल भी सवाल, आप सोच के देखो वास्तविकता में पता क्या पूछा, रे सीधी जाएगी इस मीडियम में या घूमती हुई? तो रे कैसे जाएगी? अगर आप इसको ऐसे तोड़ लो लेयर्स में, पतली पतली, क्या हर पतली लेयर का n कांस्टेंट मान सकते हैं? डिवाइड इनटू n पैरेलल लेयर्स। नाउ थिंक, डिवाइड इनटू n पैरेलल लेयर्स। नाउ थिंक, सब लोग बोलो, डिवाइड इनटू n पैरेलल लेयर्स, देन थिंक। सोच के देख, क्या हर लेयर पे ऊपर जाने पर आपका n बढ़ रहा है? तो आप रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, पहली बार TIR का कोई लफड़ा, और आप हमेशा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, तो आप ऐसे जाओगे। अगर आप सोच के देखो तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कर्व ही पूछी गई थी। सवाल क्या था? इक्वेशन ऑफ कर्व। इस कर्व की इक्वेशन क्या है? ये जो रे गई है इसकी इक्वेशन, ये सवाल था 10 नंबर सब्जेक्टिव में। कई लोग कहे मैं नहीं कर रहा जेई, आई विल चेंज द सब्जेक्ट। ऐसे मन में विचार आने लगे क्या? है ना? डरने की जरूरत नहीं है। कोई कष्ट वाली बात नहीं। मान रहे हैं कि जेई एडवांस का पेपर टफ आता है, अरे पर कट ऑफ भी तो बहुत नीचे जाता है। अरे यस और नो? कितना से कट ऑफ है? 140-45 वाले को आईआईटी मिलेगी। गॉट माय पॉइंट? अरे सोच लो, तो सिंपल सी बात है। खैर, तो खैर उन्होंने इक्वेशन हो, तो इसलिए डरो मत। मैं कई लोग टफ सवाल आते हैं, क्या आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पर इतने सारे टफ में से आपको 10 में से 4 ही करने होते हैं। और ये तो 10 नंबर सब्जेक्टिव में आता था, अभी तो थोड़ी आ रहे हैं, अभी तो टफ नहीं आ रहे हैं। ये तो 10 नंबर सब्जेक्टिव जब होता था तब 10 ही सवाल आते थे, तब कट ऑफ जाती थी मात्र 20%। कितनी? जब ऐसे सवाल आते थे 10 नंबर के 10 सवाल, तो कितनी कट ऑफ जाती थी? 20% मात्र। मेरे 180 में से 64 नंबर थे बस। तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमसे जेई में पूछी गई, इक्वेशन ऑफ कर्व हमसे पूछी गई, बहुत बढ़िया साहब। अब इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो इस सवाल को कैसे करा जाता है, अच्छे समझें। मान लीजिए कि हमने y पे जाके dy की एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले ली। हमने y पे जाके dy की एक बहुत पतली सी, इस पतली सी स्ट्रिप में क्या n को कांस्टेंट मान सकते हैं? क्या वो n की वैल्यू ये होगी? कहीं पे भी TIR का बीच में कहीं कोई लफड़ा? क्या इसमें अगर अनंत लेयर भी हो तब भी एक बात सही है जो अपने रिलेशन लिखाया है, ni sin i इक्वल्स टू? यार नहीं आया। मान लो कि इस जगह पर अगर जहां पर ये रे है उस जगह पर अगर मैं एक टेंजेंट बना लूं, क्या बना लूं, और वो एंगल थीटा बनाए, और इस वाली जगह को अगर मैं जूम करके देखूं 4x, तो भले ये कर्व है पर क्या इसे स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है? क्योंकि ये टेंजेंट है तो क्या ये एंगल भी थीटा माना जा सकता है? अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार। तो इस टेंजेंट का स्लोप थीटा है तो ये भी थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा है? तो क्या आर फाइनल 90 माइनस थीटा है? एन इनिशियल क्या है?
एन इनिशियल 1 एंगल भी एन, एन कितना है? फाइव कितना है? कितना है? क्या फाइव ही एन साइन आई है? अरे नहीं आया, तो इक्वेशन लिखी गई 1, तब सवाल है 1 इंटू साइन 90, 1 इंटू इक्वल टू के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ, के की वैल्यू 1 रख दी, वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो, अरे थोड़ा तो जोश लाया करो। आया कि नहीं आया? भारत माता की। अब तो 1 इंटू साइन 90 को वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ। अब साइन 90 में से कितना हो गया? cos थीटा। कितना हो गया? सो cos थीटा इज बेसिकली 1 बाई y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ। गॉट माय पॉइंट? अब सुन, जो स्लोप ऑफ द कर्व होता है वो होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और वो ही dy by dx भी होता है, वो ही। अब cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी कि y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अरे भाई अपॉन बेस दैट इज अगेन 1। अरे भाई नहीं, अब तुम्हें कन्वर्ट करना नहीं आता। cos थीटा को tan थीटा में लिखना तुम्हें और नहीं आता ना, घर पे जाके कार के सामने रोना मैं ही ऐसा क्यों। और कई लोग तो ये भी नहीं करते हमें ऐसा मास्टर क्यों मिला, रोते भी ये हैं साले। ये देख अंडर रूट ऑफ y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ स्क्वायर, ये सही लिया था हमने, बिल्कुल ये कट गया। अरे हाँ ना बोल, तो y की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1 कट गया। उन्होंने डराने वाला फंक्शन इसलिए दिया था क्योंकि बाद में वो आसान करेगा। अरे हाँ ना बोल, तो dy by dx कितना हो गया देख, y की पावर 3/4 देख, y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ, आपने आपको मार दिया 1 ने 1 को, y की पावर, सो dy by dx को ऐसे लिखा गया dy by dx इज y की पावर माइनस 3/4 इंटू इक्वल्स टू dx। बोल यस और नो? दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, इसे इंटीग्रेट करें 0 to x, इसे इंटीग्रेट करें 0 to y। y की पावर माइनस 3/4 का मतलब माइनस 3/4 प्लस 1 यानी कि 1/4, और 1/4 को नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा 4। y की पावर 1/4 इक्वल्स टू x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अरे भाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो पूछी गई थी, जो पूछी गई थी। अरे पक्की बात,